हमें क्या चाहिए, संस्कृति में बदलाव या सख्त कार्रवाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश चौधरी और आज हम बात करेंगे सिविक साइंस के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में। तो एन रघुरामन जी का एक कॉलम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका ये टॉपिक है सिविक साइंस। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैं हमेशा अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करता था, लेकिन जापानियों ने मुझे बताया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। मतलब हमको 90% लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि हमको अर्निंग के लिए पढ़ना है, सिर्फ अर्निंग के लिए, कि हम पैसे कमा सकें। क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे भी ज़रूरी जानना है कि पढ़ाई क्या है, क्यों ज़रूरी है। वहाँ शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि तकनीक में प्रगति जिज्ञासा की वजह से हुई। मतलब लोगों के अंदर जानने की इच्छा कि ये क्यों हुई, कैसे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो कि इन रियलिटी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमको सब करना है। हमको ये नहीं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होती। हमें 90% चीज़ें ज़बरदस्ती कराई जाती। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी तकनीक में प्रगति होगी, तभी इंसान काम में डूबेगा। ये माइंडसेट है जापानीज़ लोगों का। पूरा देश स्वच्छ है, हमें वहाँ प्लास्टिक का टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। मैं उनकी दयालुता, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना से बहुत प्रभावित हुआ। मैं जापानियों का सिविक साइंस देखकर हैरान रह गया। वहाँ लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और यहाँ पर सब रोते रहते हैं, सब सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। ये बातें किसी महान शख्सियत ने नहीं कही, बल्कि गुरुवार को ये प्रतिक्रियाएं कर्नाटक के उन 3 स्टूडेंट्स की थीं जो 56 भारतीय छात्रों के समूह के साथ काशिवा स्थित शिबुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए थे। वहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत प्रमुख वैज्ञानिकों की विशेष कक्षाओं में हिस्सा लिया था। जापान की प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च संस्थानों का दौरा किया। जापानी हाई स्कूल छात्रों के साथ सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुए और वहाँ की संस्कृति को महसूस किया कि लोगों को माइंडसेट कैसा है। लोग के मतलब डॉक्टर्स यहाँ भी हैं, डॉक्टर्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ लोग यहाँ भी हैं, लोग वहाँ भी हैं, इंजीनियर यहाँ भी हैं, इंजीनियर वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ की इंजीनियरिंग हमसे बेहतर क्यों, वहाँ के डॉक्टर्स हमसे बेहतर क्यों, वहाँ के आम लोग हमसे बेहतर क्यों। तो बहुत सी चीज़ें निकल कर बाहर आई। जैसे इंडिया में हम बूढ़ों को ट्रेन करते हैं, हम बड़ों को ट्रेन करते हैं, लेकिन जापान में लोग वहाँ का सिस्टम बच्चों को ट्रेन करता है और वही बच्चे बड़े होते हैं, जवान बनते हैं, बूढ़े बनते हैं। तो उनमें सिविक सेंस होता है। हम सिविक सेंस सिखाने की कोशिश करते हैं बूढ़ों को, बड़ों को, लेकिन वहाँ लोग बोलते हैं कि हम सिविक सेंस बच्चों को सिखाएंगे तो वही बच्चे बड़े होंगे, बूढ़े बनेंगे। तो हम एक समझदार बूढ़ा आदमी तैयार कर रहे हैं, ना कि हम बूढ़ों को ही समझा रहे हैं, और बूढ़े तो समझने से रहे। उसी गुरुवार को इस जगह से मीलों दूर कोलकाता में एक राज्य की नगरीय मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पोल ने घोषणा की कि अगले 3 महीने हम जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण अभियान चलाएंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि वे सड़कों पर कचरा ना फेंकें। 3 महीने बाद 1 सितंबर से कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये जुर्माना वाला सिस्टम ख़त्म करके कुछ और लेके आना चाहिए। या तो जुर्माना वाला सिस्टम हो तो सबके लिए बराबर हो। जैसे कार चल रही है, कार से किसी ने कचरा फेंका तो तुरंत कार की नंबर प्लेट जाए और तुरंत कार जब्त हो जाए, ऐसा होना चाहिए। इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक था कि वहाँ के स्कूलों में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नैतिकता, सहानुभूति और धैर्य सिखाने पर ज़्यादा जोर देते थे। जैसे कि अभी मैंने कहा, यह उस अनुभव से बिल्कुल अलग था जिसके ये स्टूडेंट आदी थे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्टेम, यानी कि एक शॉर्ट वर्ड है STEM, इसका मतलब होता है S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और मैथ्स। और इसमें सिविक साइंस का कोई मतलब करियर बनाना है, लेकिन साथ में हमें एक समझदार इंसान भी बनाना है, लेकिन उस चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है।
बोर्ड परीक्षाओं और कम उम्र से अंग्रेजी दक्षता को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आपसे इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्रभावशाली हो, ये दिखाया जाता है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। भारत में सफलता को अक्सर नंबर, रैंक और किताबी ज्ञान से मापते हैं, जबकि जापान में खासकर शुरुआती और विशेष विकास के चरणों में सफलता इससे मापी जाती है कि बच्चा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितने अच्छे से संभालता है, टीम को कितना सहयोग करता है, टीम वर्क करता है, कितनी भावनात्मक मजबूती दिखाता है। सिर्फ ये नहीं कि आप साइंस में अच्छे हो, आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हो, आप इंजीनियरिंग में, आप मैथ्स में अच्छे हो, नहीं, एक समझदार इंसान। इसीलिए वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। अगर वहाँ के पाठ्यक्रम को करीब से देखें तो उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। अब ये चीज़ देखने वाली है कि ये सारा सिस्टम है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, दुनिया की कोई भी कंट्री, दुनिया नहीं बोलूँगा, पृथ्वी की कोई भी कंट्री हो, वहाँ का सारा सिस्टम इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। मतलब जिस कंट्री में जैसे लोग होंगे वहाँ का सिस्टम वैसा होगा। 90% लोग जैसे होते हैं वहाँ का सिस्टम वैसा है। जैसे इंडिया में लोग सिस्टम में क्वेश्चनिंग ही नहीं करते, तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है। 90% लोग गरीब मिलेंगे, 10% लोग बहुत ज़्यादा अमीर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सवाल ही नहीं करता। तो ताकि स्वतंत्र और सिविक माइंडेड वयस्क तैयार किए जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम जापान में तैयार किया गया है। जानबूझकर ऐसा सिविक सेंस और ऐसा पाठ्यक्रम दिया जाता है कि स्वतंत्र और सिविक माइंडेड वयस्क यानी बड़े लोग तैयार हो जाए, क्योंकि वही बच्चे बड़े बनते हैं। वहाँ कुकिंग और सिलाई भी सिखाई जाती है। ये कुछ कुकिंग और सिलाई सिखाने से कोई पैसे नहीं आते, अर्निंग नहीं होते, लेकिन इससे एक बच्चा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होता है, अपने काम खुद कर पाता है। या इसे कतैका कहते हैं। कुकिंग और सिलाई सिखाई जाती है, इसे कतैका कहते हैं। यह कोई बेकार विषय नहीं है, बल्कि होम इकोनॉमिक्स के तौर पर जापान में लड़के लड़कियों दोनों के लिए अनिवार्य विषय है कि ये आपकी शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई बेकार चीज़ नहीं है कि ये किसी कोई और करेगा, कपड़े कोई और धुलेगा, कपड़े कोई और सिलेगा, कुकिंग कोई और करेगा, नहीं, आप खुद करेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे सिर्फ इसलिए नहीं सीखते कि बड़े होकर पेरेंट्स या घरेलू सहायकों पर निर्भर रहें। यही छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिविक सेंस सिखाती हैं, अपना काम खुद करना। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट्स में खाने गए, अब वहाँ जैसे सेल्फ सर्विस नहीं है, प्लेट्स में खाना आता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी टेबल खुद क्लीन करें, लेकिन हम किसी और से करवाते हैं। क्यों? हमें खुद क्लीन करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और आप जापान की एक सीरीज़ है ब्लडहुड, जापान की है, साउथ कोरिया की शायद, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में अगर आप मीट खाते हैं तो वहाँ पर आप खुद ही मीट को पकाते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बस इसलिए नहीं सिखाई जाती कि आप इंडिपेंडेंट रहें, बल्कि इसमें भी न्यूट्रिशनल बैलेंस, बजटिंग और कपड़ों की मरम्मत सीखते हैं कि अपने आप बजट को कैसे बैलेंस करना है, ये सब। फिर आता है संगीत और खेल। ये इसे बौद्धिक विकास, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सामूहिक सामंजस्य का ज़रूरी साधन मानते हैं। जापान में बचपन में भारी अकादमिक परीक्षाओं को जानबूझकर टाला जाता है कि पहले एक बच्चे को बच्चे की तरह जीने दो, ना कि वो, ताकि वो बड़े होकर गिव मी सम सनशाइन जैसा गाना ना लेके। आप इंडिया में आपने गाना सुना होगा, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी सम अदर ग्रो अप वंस अगेन। ये गाना ना सुने और ना ही गाएं, ना ही बनाए। क्यों? क्योंकि ये गाना सुनने की नौबत ही ना आए, ऐसा सिस्टम बनाओ। इस गाने में एक लाइन है कि किताबों को, कंधों को किताबों को बोझ ने झुकाया, रिश्वत लेना तो खुद पापा ने सिखाया। तो ये सब चीज़ें ना हो, ये सब दर्शाते हैं कि हमने कैसा सिस्टम बनाया है। और सिस्टम अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं उसमें एग्री किया। तो हमेशा सिस्टम के खिलाफ खड़े रहें, चाहे आप अकेले हों या आपके साथ 4 लोग हों। तो वे बौद्धिक विकास, भावनात्मक अभिव्यक्ति, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। इन सबको
साधन मानते हैं एक सिविक साइंस वाला इंसान तैयार करने में। जापान में बचपन में भारी परीक्षाओं को जानबूझकर टाला जाता है। वहाँ मान्यता है कि स्कूल के शुरुआती सालों में बच्चों को परीक्षा के अंकों के आधार पर स्मार्ट और स्ट्रगलिंग श्रेणियों में बांटने के बजाय उनमें चरित्र निर्माण, व्यवहार, समाज के प्रति लगाव को विकसित करना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा होना। मतलब किताबें गलत नहीं है, लेकिन वो चॉइस पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती पर। ज्ञान के लिए लोगों में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये कैसा, ये क्यों, ना कि ज़बरदस्ती थोपो कि तुम जानो ही। ये तो वही बात हो जाती है कि आप कुत्ता, शेर और बंदर और मगरमच्छ को बोले कि आप पेड़ में सबसे पहले जो चढ़ेगा वो जीतेगा, उसमें तो बंदर ही जीतेगा। तो सबकी अलग अलग रेस है। शुरुआती सालों में इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है कि आपको मार्क्स पर डिपेंड नहीं होना है। हमें व्यवहार सिखाना है, हमें सेंस सिखाना है कि हमें बड़ों से बात कैसे करनी है, हमें हमेशा क्लीन कैसे रहना है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, समाज के प्रति लगाव को विकसित करना, ये सब सिखाया जाता है। जापानी शिक्षा मंत्रालय इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से इकरू चिकारा नामक सिद्धांत के इर्द गिर्द बुनता है, जिसका अर्थ है जीने का उत्साह। इसका उद्देश्य 3 मुख्य स्तंभों के बीच संतुलन बनाना है। शैक्षणिक योग्यता महज रटने के लिए नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने के लिए है। समृद्ध मानवीय गुण यानी नैतिकता, सहानुभूति और नागरिक जिम्मेदारी, ये आपका सेंस है कि आप सड़क पर कचरा ना फेंकें। तो इतनी शिक्षा होने के बाद जापान में सड़कों पर ही बैनर नहीं लगाने पड़ते कि सड़क पर कचरा ना फेंके। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें वो बचपन से ही अपने आसपास देखते आ रहे हैं। अब देखो तो एक बच्चा अपने पिता को, अपने फादर को, अपनी फैमिली को देखता है बाहर गंदगी करते हुए, तो वो भी बड़े होकर वही सेम चीज़ करता है। तो कुछ स्कूल, कुछ फादर्स अपने बच्चों को जैसा बना दिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। स्वास्थ्य और शारीरिक मजबूती को जो दृढ़ता और आत्म अनुशासन लाते हैं। जापानी स्कूलों का मतलब अकादमिक पढ़ाई से कहीं ज़्यादा है। वे चरित्र निर्माण के संपूर्ण तंत्र के जैसे काम करते हैं कि हमें चरित्र निर्माण करना है। हमें देखना है कि ये जीवन, कुछ चीज़ें जीवन से लगी हुई हैं, जैसे काम, जॉब, घर, परिवार, ये सब लगी है, तो इसमें क्या कमी है, तो वो है एक चरित्र निर्माण की। तो आप किसी भी कंट्रीज में देखो, चाहे वो नंबर 1 हो अमेरिका, चाहे वो 2nd नंबर हो, 3rd नंबर हो, रशिया हो, चीन हो, भारत हो, जापान हो, इन सब में देखो हर कुछ चीज़ें सब में कॉमन है, जैसे जॉब, घर, परिवार। तो इस सब में क्या कमी रह जाती है, वो है चरित्र निर्माण की कमी। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अच्छे भी डॉक्टर हैं, बुरे भी डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, बुरे इंजीनियर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, बुरे साइंटिस्ट। लेकिन इनमें क्या कमी है, वो है चरित्र निर्माण की, जो हमें बदल देगी। जहाँ नैतिकता, नागरिक कर्तव्य और सख्त सामाजिक अनुशासन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किया जाता है। किताबों से परे स्टूडेंट्स स्कूल चलाने में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, कठोर क्लब गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फंडा सिंपल सा है कि लड़ाई नैतिकता और दबाव के बीच की है, कि कोई दबाव में मार्क्स लेके आता है, कोई नैतिक रूप से पढ़ाई में डूब कर मार्क्स लेके आता है। अगर आप भावी पीढ़ी के लिए यह जंग जीतना चाहते हैं तो उन्हें स्कूली दिनों में ही सहानुभूति का पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि हमें कार्यवाही के लिए कानून बनाने को मजबूर ना होना पड़े, जुर्माना ना लगाना पड़े। तो सिंपल सी बात है गाइस कि पढ़े लिखे लोगों पर को, समझदार लोगों को ऊंचों पदों पर बैठाना चाहिए। जैसे कि इंडिया में आप देखो तो हमें जनता को इतना दिमाग होना चाहिए, लोगों को इतना सोचना चाहिए कि सरकार हमारी छोटी चीज़ों पर इंटरफेयर करती है, तो सरकार ऐसे लोगों की होनी चाहिए जिनमें समझदार लोग हों। ऐसे लोग नहीं जो कि खुद रेंज रोवर से घूम रहे हैं और बाकी लोगों को बोल रहे हैं पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। अब कोई बंदा 10-12 हज़ार की जॉब कर रहा है तो वो जॉब पैदल थोड़ी जाएगा 10 किलोमीटर दूर, वो तो गाड़ी से ही जाएगा ना। आप तो रेंज रोवर से घूम रहे हो,
तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमें पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए, जिनमें सेंस हो, सिविक सेंस, कॉमन सेंस हो, कि हमें देश को बदलना कैसा है, ना कि बूढ़े लोग, ऐसे बूढ़े लोग जिनका दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी सिविक सेंस भरी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियो जिनमें कुछ हो, जिसमें आप कुछ लेकर जाए, ना कि टाइम वेस्ट करके जाए। तो भले इस वीडियो में एक व्यू आए, 2 व्यू आए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 10 बेवकूफ़ों से बेहतर होना है कि 1-2 समझदार लोग। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।